नेचर ऑफ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, कंफर्म है a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। आपको इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी याद है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में आप बोलते हैं इसको विविधता, ठीक है। हिंदी में विविधता बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब अगर आप एक नंबर लाइन में देखिए, जैसे मैंने ये नंबर लाइन बनाई, ठीक है। अब नंबर लाइन का एक एंड पे तो होता है माइनस इंफिनिटी और दूसरे एंड पे क्या होता है, इंफिनिटी। अब आपने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इस पे प्लेस करना चाहो, इफ value of b square minus 4ac is placed on number line, ठीक है। तो नंबर लाइन पे प्लेस कर दी, आंसर 0 आ सकता है, आंसर पॉजिटिव आ सकता है। ये साइड क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। पीछे जाओगे तो कैसे रियल नंबर्स होंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स। 0 पे क्या होगा, 0 पे तो आंसर 0 आएगा, 0 से आगे पॉजिटिव और 0 से पीछे नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट को आपने कहां पर प्लेस कर दिया, नंबर लाइन पर प्लेस कर दिया। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेसर है यानी नेगेटिव है तो रूट्स होते हैं अनरियल, और अनरियल को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक, ठीक है। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। और अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाल के नंबर लाइन पर लोकेट किया, आंसर 0 आ रहा है, तो 0 मतलब रियल रूट्स, और पॉजिटिव माने रियल रूट्स। तो इसका मतलब रियल और अनरियल का क्या क्राइटेरिया बना, डिस्क्रिमिनेंट जब आपने अचीव कर लिया तो उसकी वैल्यू भी अचीव हो गई। अब मान लीजिए अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 5 आ गई तो रूट्स रियल होंगे या अनरियल, रियल, वेरी गुड। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी आ गई -7 तो रूट्स रियल होंगे, अनरियल और इमेजिनरी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो रूट्स कैसे होंगे, रियल। 0 और पॉजिटिव होने पे रियल और नेगेटिव होने पे इमेजिनरी। तो क्या होता है कि जब आपने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा या 10th में टीचर ने बताया होगा तो एक टेबल बनवाई होगी, उस टेबल में हमको क्या करना पड़ता है, लर्न करनी पड़ती है चीजें। अब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि हमने जब भी डिस्क्रिमिनेंट अचीव किया उसका आंसर अगर 0 और पॉजिटिव आ गया तो रियल और नेगेटिव आ गया तो अनरियल। रीजन, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या नेगेटिव चीज होती है, क्या मैं आपसे कहूंगा बेटा कल -5 क्वेश्चन सॉल्व कर लाना, क्या मैं आपसे कहूंगा -7 क्वेश्चन सॉल्व करके लाना, मैं क्या कहूंगा बेटा कल फ्री हो जाओ, कल कोई होमवर्क नहीं आपके लिए, बस जो मैंने कर दिया उसको रिवाइज कर लाना। ये कह सकता हूँ कोई होमवर्क नहीं, या कह सकता हूँ बेटा 10 क्वेश्चंस करना, 20 क्वेश्चंस करना। कभी नेगेटिव चीजें तो बोलता नहीं है कोई टीचर आपसे। तो नेगेटिव चीजें तो यही से आपके दिमाग में बैठा लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट का नेगेटिव होना क्या शो करता है, रूट्स आर इमेजिनरी। आ गया, कंफर्म हो गया। अब दूसरी बात, फिर आपने इस बार एक बार नंबर लाइन को फिर जरा ध्यान दीजिएगा, इस पे फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू प्लेस करी तो आंसर 0 आ सकता है, और ऐसा हो सकता है पीछे आंसर क्या होगा, नेगेटिव और आगे पॉजिटिव। यानी हम कर क्या रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू अचीव की है उसको नंबर लाइन पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव आंसर आ सकता है, पॉजिटिव आंसर आ सकता है, 0 आंसर आ सकता है। अगर आंसर सेंटर पे आ जाए यानी 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है इक्वल रूट्स। 0 पे क्या हो गया, इक्वल रूट्स। जैसे अगर आप 0 पे खड़े हैं तो नंबर लाइन जितनी आपके लेफ्ट साइड में होगी उतनी राइट साइड में होगी, क्योंकि 0 सेंटर है। तो सेंटर पे अगर आप पहुंच गए तो समझ लीजिएगा इक्वल रूट्स है, और सेंटर से जरा सा भी इधर उधर हट गए तो फिर क्या हो जाएगा, अनइक्वल रूट्स। तो 0 पे इक्वल रूट्स, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनइक्वल रूट्स, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनइक्वल रूट्स। तो 0 पे जो रूट्स होंगे वो इक्वल, और 0 से इधर उधर जाने पर रूट्स क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आती है। अब जरा 1 मिनट में आपसे पूछूंगा, आप बताना आंसर आया डिस्क्रिमिनेंट का +5, बताओ रूट्स कैसे होंगे,
जीरो पे इक्वल होते हैं एंड रियल, और अनइक्वल रूट्स को डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स। अलग अलग कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, डिफरेंट इंग्लिश में कह सकते हैं, अनइक्वल कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, हिंदी में अलग अलग कह सकते हैं, या असमान कह सकते हैं। समान और असमान होता है ना, तो असमान कह सकते हैं इसको, ठीक है। अनइक्वल माने असमान, जो बराबर नहीं। ठीक, आगे बात समझ में यहाँ तक। अब जरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, d की वैल्यू है -7, बताओ रूट्स कैसे होंगे? वेरी गुड, आप तो बहुत सभी लोग पिक कर रहे हो हर चीज को। अनइक्वल एंड इमेजिनरी। तो बेटा बताओ ये तरीका आसान है कि नहीं, जो मैंने आपको समझाना चाहा, ये तरीका आसान है ना। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो, नंबर लाइन पे प्लेस कर दो। अगर आप सेंटर पे हो यानी 0 पे हो तो रूट्स इक्वल, 0 से इधर-उधर जरा सा भी हट गए तो रूट्स क्या हो गए? अनइक्वल हो गए। और इसके बाद जो है रियल और इमेजिनरी का क्या क्राइटेरिया है? 0 या 0 से आगे रियल और 0 से पीछे इमेजिनरी। कोई दिक्कत इसमें? आगे बात समझ में? तो जल्दी बेटा फटाफट इसको नोट कर लो जरा। सर इक्वल उसका एग्जांपल दे दीजिए इसका। अच्छा चलिए, अब d की वैल्यू मैंने ले ली 0, तो d सेंटर मतलब 0 आ गया तो नंबर लाइन का सेंटर आ गया। सेंटर पे इक्वल रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? रियल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से आप जजमेंट कर लेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, इमेजिनरी हैं या रियल हैं। अच्छा एक चीज और, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो उस दिन मैंने क्या बताया था, वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। अगर एक रूट ये होता है अल्फा प्लस आई बीटा, तो दूसरा रूट क्या होता है? अल्फा माइनस आई बीटा। यानी अगर कभी इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो वो किस में होते हैं? पेयर में होते हैं, ठीक है। जल्दी बेटा बहुत फटाफट तेजी से नोट कर लीजिए। बेटा ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होगा ये देखना है। यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसकी फॉर्म में होता है? ax² + bx + c, और इसको आपने क्या रेट कर दिया? y के इक्वल रेट कर दिया, ठीक है। अब जब आप इसका ग्राफ देखेंगे तो एक चीज याद रखना, कोई भी आपका अलजेब्रिक रिलेशन हो जिसमें x की जो है पावर्स जो है वो नेचुरल पावर्स हो, तो अगर एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो और एक वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1 हो तो 100% इसका ग्राफ क्या होगा? पैराबोला होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, क्योंकि आपने पैराबोला अगर किसी ने पढ़ रखा है तो y² = 4ax किसकी इक्वेशन होती है? राइट हैंड पैराबोला की होती है, नहीं होती? तो एक वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1, दूसरे वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2। तो अगर एक वेरिएबल पे पावर 1 है और दूसरे वेरिएबल पे अगर पावर 2 है मैक्सिमम, तो इसका ग्राफ क्या होगा? वो 100% जो होगा वो पैराबोला होगा, ठीक है। तो ये पैराबोला है। और एक चीज और याद रखना कि जैसे यहाँ पर जो x पे, अगर x पे पावर 2 है तो कौन सा पैराबोला होगा? अपवर्ड और डाउनवर्ड। और अगर y की मैक्सिमम पावर 2 होगी इक्वेशन में तो फिर होगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो यहां से आप पकड़ लेना। तो इसका मतलब इसका जो पैराबोला का ग्राफ होगा ये किस टाइप का पैराबोला होगा बताना? x की पावर 2 है तो कौन सा होगा? ये या तो अपवर्ड होगा और या फिर क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। ये कंफर्मेशन हो गई, यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अगर लीडिंग कोफिशिएंट, यानी लीडिंग का मतलब ये लीडर है, ये जो तीन टर्म्स है इसका लीडर है। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब लीडिंग टर्म है, ये सबसे आगे है, इस पे x की सबसे बड़ी पावर है, तो इसका जो कोफिशिएंट है अगर ये पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगा या राइट हैंड होगा, ठीक है। और अगर लीडिंग कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है तो फिर क्या होगा? डाउनवर्ड होगा या लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? भाई हमारा लीडर अगर अच्छा होगा तो हमारा कंट्री डेवलप करेगा, नहीं करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हमारा लीडर ही नेगेटिव होगा, वही करप्टेड होगा,
होगा तो हमारा कंट्री क्या जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बस यही से ही आप पकड़ लेना, डाउन और लेफ्ट। वैसे भी लेफ्ट का क्या कहा जाता है, जब हम बचपन में छोटे होते हैं और उल्टे हाथ से लिखते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं बेटा सीधे हाथ से लिखो। कहा गया है कि सीधे हाथ से ही सारे काम अच्छी करो, और पढ़ाई का काम तो अच्छा है, इससे हमारा करियर बनना है, तो कोशिश करो सीधे हाथ से लिखने की। अब वो बात है बच्चे की नेचुरल टेंडेंसी, वो ना माने उल्टे हाथ से लिखते रहे, वही उसका मेन हैंड हो, तो बात अलग है, लेकिन समझाते हो यही है कि सीधे हाथ से लिखो। क्योंकि इसका एग्जाम्पल अगर आप 100 लोगों को देखोगे तो 95 से ज्यादा लोग आपको राइट हैंड से लिखते हुए लगेंगे, लेफ्ट हैंड से कम लोग लिखते हुए लिखेंगे। तो उसका रीजन ही ये है, अगर पेरेंट्स ये बात बचपन से करना कम कर दो तो 50-50 हो जाएंगे, आधे लेफ्ट हैंडर आधे राइट हैंडर। तो यहाँ पर ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड या राइट हैंड, और अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड और लेफ्ट हैंड। और x की पावर अगर मैक्सिमम, अगर x की पावर 2 है और y की पावर 1 है तो फिर कौन सा पैराबोला होगा आपका, अपवर्ड या डाउनवर्ड, और y की पावर 2 है तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो ये चीज आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और एक इक्वेशन बनेगी, रीजन ये है कंपटीशन में डेरिवेशंस नहीं आते, अब मैं डेरिवेशंस कराऊंगा तो क्वेश्चंस थोड़े कम हो जाएंगे, और क्वेश्चंस मुझे कराने हैं तो मैं आपको डायरेक्ट एक रिजल्ट बताता हूं कि जब इसको सॉल्व करके इसका वर्टेक्स आएगा तो वर्टेक्स आता है माइनस के b/2a माइनस के डेल्टा अपॉन 4a। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स ये होता है, ठीक है। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, पैराबोला का वर्टेक्स तो 0,0 होगा, वो हर पैराबोला का नहीं होता बेटा। जैसे एक पैराबोला ऐसा है तो इसका वर्टेक्स 0,0 नहीं होगा, है ना, ये अनस्टैंडर्ड जैसा ओरिजिन पे होंगे। हाँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोलास होते हैं उनका वर्टेक्स 0,0 होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती तो जो इक्वेशंस हमने याद करी है y² = 4ax या y² = -4ax या x² = 4ay, उसकी फॉर्म में होता है, उसकी फॉर्म में है नहीं। अगर कोई भी वेरिएबल दो बार दिख गया इक्वेशन में तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो ही नहीं सकती, वो अनस्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर अनस्टैंडर्ड फॉर्म, हम तो अनस्टैंडर्ड फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर अनस्टैंडर्ड सीख दिया तो इसका पर्टिकुलर केस ही तो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वर्टेक्स इसका जो है वो क्या होता है, याद रखिएगा, माइनस के b/2a माइनस के डेल्टा अपॉन 4a। तो एक बात तो हमने ये कंफर्म कर ली कि जो पैराबोलिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनका ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक। तो सेकंड, ग्राफ ऑफ quadratic expressions are in the form of पैराबोला। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, चाहे वो x में क्वाड्रेटिक हो चाहे y में क्वाड्रेटिक हो, जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला माने किसी वायर को आप यू शेप देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। अब उस यू शेप को राइट साइड में कर दोगे तो राइट हैंड, लेफ्ट साइड में कर दोगे तो लेफ्ट हैंड, ऊपर की तरफ कर दोगे तो अपवर्ड और नीचे की तरफ कर दोगे तो डाउनवर्ड। इस तरह से उसका टाइप बन जाएगा कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, लेकिन इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में। अब इसी में फिर हम केस बनाएंगे। अब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगी, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो क्या होगा। अब ये चीजें हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है आगे इससे, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट आप बेटा इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी सर एक क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट है, आप चाहें तो इसको d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है वर्टेक्स क्या होता है, माइनस के b/2a माइनस के डेल्टा अपॉन 4a। अब देखिए डिफरेंट केसेस जो हैं वो कंसीडर करते हैं हम। तो वर्टेक्स जो है वो माइनस के b/2a माइनस के डेल्टा अपॉन 4a, ठीक है। और एक्सप्रेशन आपका क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। इस एक्सप्रेशन पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और हमने इसको क्या लेट कर लिया था, y लेट,
तो ये जो y की वैल्यू हो गई ax² + bx + c और वर्टेक्स की वैल्यू हो गई माइनस के b/2a माइनस के डेल्टा/4a। तो हमने केस कंसीडर कर लिए, केस फर्स्ट, ठीक है। हम अपने लीडिंग कोफिशिएंट को, चलिए पहले हम डेल्टा से करते हैं। तो पहले हमने डेल्टा को क्या लेट कर लिया, डेल्टा को लेट कर लिया 0। अब डेल्टा को लेट कर लिया 0, इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा एक चीज याद रखना, कोई भी ग्राफ हो, आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है वो क्या होता है, इसका रूट। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट, जब आपको रूट फाइंड करना है तो ये देखिए कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, जिन पॉइंट्स पे कट करता है वही रूट्स होते हैं, ठीक है, वही क्या होते हैं, आपके रूट्स होते हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट्स or zeros of any expression, you have to see where your graph cuts the x-axis। आपका ग्राफ x-axis को कहां कट कर रहा है, जहां पर x-axis को कट करेगा वही उसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। अब जब रियल हैं और इक्वल हैं तो एक मिनट, या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है या फिर ग्राफ आपका कैसा हो सकता है, ये ग्राफ कब होगा, जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है x पे 2 पावर आ रही है तो अपवर्ड डाउनवर्ड होगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं हो सकता। अब आपका लीडर अगर पॉजिटिव है तो पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, अगर लीडर जो है लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, और अगर लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। ये देखिए एक रूट आ गया इस पर, ये क्या आ गया, रूट आ गया, और यही वर्टेक्स है। वर्टेक्स को क्या लिखते हैं, माइनस के b/2a माइनस के डेल्टा/4a। ठीक, तो इस केस में बेटा आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो ग्राफ या तो ये शेप ले रहा है और या फिर ये शेप ले रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं मिनिमम, इस केस में भाई मिनिमम वैल्यू तो ये हो गई, यही तो हो गई मिनिमम वैल्यू, और ये क्या है, 0 है, क्योंकि वैल्यू का मतलब y, इसका y कितना है, ठीक है। x होता है इनपुट और y होता है आउटपुट, इनपुट से आउटपुट निकलता है। अब अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके लिए y कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, और कहां पर एग्जिस्ट करेगी, ये माइनस के b/2a पे। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 0। अच्छा क्या मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो इसकी, मैक्सिमम वैल्यू, ये ग्राफ ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है, अब कितना ऊपर जाएगा इसका पता नहीं है, ठीक है। अगर कोई पूछे यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, तो ये रही वैल्यू, इस पॉइंट पे पूछे तो ये वैल्यू हो गई, इस पे ये वैल्यू हो गई। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो हम अचीव कर नहीं सकते, क्योंकि ग्राफ अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। अगर ग्राफ बंद हो जाता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन ग्राफ जो है वो चलता चला जा रहा है, तो इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, यानी बहुत आगे जाके होगी, और बहुत ज्यादा आगे होगी तो क्या लिख दोगे, प्लस इनफिनिटी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस इनफिनिटी। ऐसे बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपने देखा कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है, बाकी तो ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 0 और मिनिमम वैल्यू -∞। शाबाश, वेरी गुड। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -∞। तो अगर आपका डेल्टा 0 है तो आपका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, और x एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाएगा। अपवर्ड है तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, और डाउनवर्ड है तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मिनिमम नहीं, क्योंकि कितना डाउन जाएगा पता नहीं है, ठीक है। तो फिर आप क्या कर लोगे, -∞। तो ये पहला केस हमने क्या कंसीडर किया, व्हेन डेल्टा इज 0। जल्दी लिख लीजिए बेटा फटाफट, ग्राफ समझा। अब इस केस में डेल्टा 0 है तो वर्टेक्स में जब तुम डेल्टा की जगह 0 लगा दोगे तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही आंसर आ जाएगा। तो वर्टेक्स आपका ये हो जाएगा, यानी ये दिखा रहा है इंडिकेट कि माइनस के b/2a पे आंसर क्या आएगा, आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो ये लोएस्ट पॉइंट है ग्राफ का, इसलिए यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू होगी, यानी जो वैल्यू क्या हो गई, 0।
और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ग्राफ जो है वो क्या है, अनबाउंडेड है। भाई बाउंडेड का मतलब तो बंद हो गया, अब ये बंद तो हो नहीं रहा, तो कहां तक जाएगा पता नहीं, तो आंसर इंफिनिटी आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, प्लस इंफिनिटी। अब यहाँ पर भी इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस के b अपॉन 2a, 0। अब क्योंकि ये सबसे, इस ग्राफ का सबसे टॉप पे पॉइंट है, और जब जो टॉप पे होता है वो मैक्सिमम होता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 0। और मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं निकाल पाएंगे, तो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कितना डाउनवर्ड जाएगा, कहां पर जाके पहुंचेगा पता नहीं, तो आंसर क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें। चलिए अब मैं दूसरा केस कंसीडर करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो केस नंबर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपको जो है मेंस में, आप अगर पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो काफी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। केस सेकंड, इफ डेल्टा इज लेस देन 0, डेल्टा मींस डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से लेसर है तो बेटा क्या हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब देखिए इसके ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या जाएगा, ऐसा जाएगा। अब आप ये कह रहे हो सर ऐसा क्यों बना दिया, बेटा मैंने ग्राफ इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी है, यानी ये ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर x एक्सिस को कट कर गया तो रूट्स हो जाएंगे, और ये क्या कह रहा है, इसके कोई रियल रूट्स है नहीं। x एक्सिस पे क्या होता है, रियल नंबर्स, अगर x एक्सिस को कट कर गया तो क्या हो जाएंगे इसके रियल रूट्स, और जबकि डेल्टा जब 0 से छोटा है तो रियल रूट्स हो ही नहीं सकते। दैट मींस ये x एक्सिस से ऊपर ही ऊपर जाएगा। रीजन, बिकॉज़ लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, जाएगा तो ऊपर की तरफ, लेकिन x एक्सिस से भी ऊपर होगा, x एक्सिस को कट भी नहीं करेगा ये। ठीक है, अब एक मिनट, अगर मान लीजिए a की वैल्यू हो जाए लेस देन 0, तो अब ग्राफ का नेचर क्या होगा, डाउनवर्ड। अब मैं अगर ऊपर से डाउनवर्ड लाऊंगा तो कौन सी एक्सिस को कट कर जाएगा, x एक्सिस को, यानी x एक्सिस से नीचे ये इसका नेचर क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। और वर्टेक्स आपको मैंने क्या बताया, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है माइनस के b अपॉन 2a माइनस के डेल्टा अपॉन 4a, माइनस के b अपॉन 2a माइनस के डेल्टा अपॉन 4a। तो बेटा एक चीज यहां से समझिएगा, मैं इस ग्राफ पे ये पॉइंट ले रहा हूं, आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, इसके लिए मैं इस ग्राफ पे ये पॉइंट ले रहा हूं, यानी इसका करस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे पॉइंट ये हो गया, y एक्सिस पे ये हो गया, आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। क्या आपको कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जिसका आंसर नेगेटिव आए, दिख रहा है तो बताइए, दिख रहा है कोई? इसका मतलब अगर आपका लीडिंग, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेसर है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, यानी एक चीज समझ लो, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो जो आपका एक्सप्रेशन है वो अपने लीडर को फॉलो करता है। लीडर अगर पॉजिटिव, लीडर ही जो है ये एक्सिस का मतलब ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, अगर लीडर पॉजिटिव तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव, तुम पूरे दिन x की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 7 करो, 8 करो, 9 करो, 11 करो, 10 करो, 1/2 करो, आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। इसका एग्जांपल आपको ये देता हूं, x² + x + 1, ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 1, c की वैल्यू हो गई 1, डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाला तो आंसर क्या आ गया, 1² - 4 * 1 * 1, आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। आगे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, और अगर डेल्टा नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन किसको फॉलो करता है, अपने लीडर को फॉलो करता है। अब लीडर है ये, भाई इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव। आपने घर पे जाके x की जगह जो मन आया वो वैल्यू दे रहा है, जो मन में आया दिल में कि मुझे 100 रखना है 100 रख देना, तुम्हारा दिल करे -100 रख देना, आपका दिल करे 1/2 रख देना, आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा।
खराब कर दें चाहे 2 घंटे खराब कर दें। तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो लीडिंग कोफिशिएंट को ही फॉलो करता है हमारा एक्सप्रेशन। लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, क्यों फॉलो करता है? क्योंकि जब ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है तो एक्स एक्सिस से ऊपर तो y पॉजिटिव होता है, और y पॉजिटिव होता है तो हमारा एक्सप्रेशन भी तो y के इक्वल है, और y पॉजिटिव है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है? पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब a पॉजिटिव देन योर एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, जब आपका लीडर जो है यदि लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका एक्सप्रेशन भी नेगेटिव वैल्यू देगा। चेक करिएगा ग्राफ में ये पॉइंट है, ये बताओ किस पे आ रहा है? y की नेगेटिव y एक्सिस पे आ रहा है। यहाँ पर ग्राफ पे पॉइंट ले लिया, नेगेटिव y एक्सिस पे आ रहा है, ये ले लिया नेगेटिव y एक्सिस पे आ रहा है। क्या ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट है जो पॉजिटिव y एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज क्या देगा? नेगेटिव देगा। तो ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0। यानी यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो आपका एक्सप्रेशन किसको फॉलो करता है? बोलो, आपके लीडिंग कोफिशिएंट को। अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हमेशा नेगेटिव, अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव। और ऐसा किसके लिए होता है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जितनी भी x की रियल वैल्यू होती है सबके लिए ऐसा होता है, और यहाँ भी ऐसा ही होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। लेकिन समझने की बात क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा जब भी ग्राफ या तो x एक्सिस से ऊपर होगा या x एक्सिस से नीचे होगा, x एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो अपने लीडिंग कोफिशिएंट को फॉलो करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा जल्दी इसको। ग्राफ है ये वाला, जब a पॉजिटिव है तो ये जो वर्टेक्स है ये ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो ये इसकी क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? माइनस डेल्टा। मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस के डेल्टा अपॉन 4a। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी? मैक्सिमम वैल्यू हो गई प्लस इंफिनिटी। यहाँ पर ये ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये क्या हो गई आपकी? मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी? मिनिमम वैल्यू हो गई मैक्सिमम। हाँ सॉरी वेल डन बेटा, इसकी हो गई मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा अपॉन 4a। और मिनिमम वैल्यू जो है इसकी ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी? माइनस इंफिनिटी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट केस कंसीडर करना है, केस नंबर 3। इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड इक्वल। अब यहां भी समझ लीजिए चीजें, ठीक है। अब बेटा रूट्स आर रियल, और जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है तो अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल का मतलब दो अलग अलग रूट्स हैं। अब जब दो अलग अलग रूट्स हैं, मैंने मान लिया a को पॉजिटिव, तो अलग अलग रूट्स आपके कैसे होंगे? ये हो गए, एक रूट ये हो गया अल्फा, क्योंकि आपका ग्राफ जहां पर x एक्सिस को कट करता है वही आपके क्या होते हैं? रूट्स। तो रूट्स क्या हो गए आपके? अल्फा बीटा। जब a पॉजिटिव है x एक्सिस पे ही होता है, कैसे? एक्सिस पे नहीं, रूट्स x एक्सिस पे ही होती है, क्योंकि x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को 0 कर दे वो क्या होते हैं? आपके रूट्स होते हैं, तो वो x एक्सिस पे मिलेगा आपको। ये ग्राफ x एक्सिस को, जैसे एक मिनट, ये ग्राफ x एक्सिस को जहां कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, ये इस क्वाड्रेटिक जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका क्या होगा? रूट होगा। ये भी रूट होगा, ये भी रूट होगा, ये भी रूट होगा, ये भी। यानी आपका ग्राफ x एक्सिस को जहां कट कर देगा वो क्या होगा? उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या होंगे? रूट्स। अगर सर एक्सप्रेशन हमारा कोई x की जगह से कोई और वेरिएबल में हो, y वेरिएबल z वेरिएबल, तो बेटा ऐसा होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्लेस होता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो हमेशा पाई पर प्लेस होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, x इंडिपेंडेंट का रोल होता है। आप थोड़ा सा जब आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं और डिटेल में जाऊंगा। जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है,
उनका मन कहेगा वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अर्न कर रहे हैं, वो अपने पैरों पे खड़े हैं। लेकिन आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्योंकि आप उन पे क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। तो x फ्री चलता है, y उसके अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए y डिपेंडेंट होता है। हाँ, x इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट एक्सेस पे होता है, डिपेंडेंट y। हाँ, इंडिपेंडेंट x एक्सिस पे होता है और डिपेंडेंट y एक्सिस पे। क्योंकि पहले आपके फादर थे कि पहले आप थे? तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, पहले वर्टिकल लाइन। तो बस यही से समझ गए आप कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो x के लिए है और वर्टिकल लाइन किसके लिए है? y के लिए। आगे बात समझ में बेटा? कोई दिक्कत इसमें? दो वेरिएबल होने पर से पैराबोला में दो वेरिएबल्स होंगे। इधर दो वेरिएबल हमारे एक्सप्रेशन में तब भी जब पैराबोला दो वेरिएबल तो होते नहीं बेटा, x और y दो ही तो वेरिएबल हैं। या तो आप क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हो जो समझा नहीं पा रहे होंगे या मैं नहीं समझ पा रहा, और पूछो ठीक से, शायद मैं समझ पाऊँ आप क्या कह रहे हो। तो डिपेंडेंट और इसमें हाँ, इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। ठीक है, x हमेशा किसका रोल प्ले करता है? हाँ, ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो अब मैं पिक कर पाया कि आप कह रहे हो पैराबोला में भी क्या एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है बेटा। पैराबोला की इक्वेशन में भी एक वेरिएबल है। हर इक्वेशन में जहां दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो अब हमने क्या किया? डेल्टा ग्रेटर देन 0 वाला केस किया। तो ये केस आ गया आपका। अब ये तो यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट आपका क्या था? पॉजिटिव। अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो ग्राफ क्या होता? डाउनवर्ड। यानी अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो वर्टेक्स तो आप जानते हैं क्या होता है? माइनस के b/2a और माइनस के डेल्टा अपॉन 4a। माइनस के b/2a और माइनस के डेल्टा अपॉन 4a। अब देखिए ये ग्राफ अलग अलग चल रहा है। कैसे अलग अलग चल रहा है? जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को आपने कैसे माना है? एक्सप्रेशन है आपका ax² प्लस bx प्लस c। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं अगर e का नाम दे दूं, ठीक है, तो भैया रूट्स के लिए तो एक्सप्रेशन 0 होता है, नहीं होता है? जब आप रूट पुट करते हैं किसी एक्सप्रेशन में, अगर वो उसका रूट होता है तो उसको 0 कर देता है, ये पहचान है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा पे क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर x इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा के लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर x अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है तो देखना एक्सप्रेशन कैसे चलेगा। अल्फा बीटा के बीच में ये है ग्राफ का पोर्शन, आंसर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव? नेगेटिव। ये आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब अगर अल्फा बीटा के बीच में होंगे तो एक्सप्रेशन क्या होगा? नेगेटिव। और रटना मत, ग्राफ बना लेना, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर x अल्फा से ग्रेटर है, सॉरी x अगर अल्फा से लेसर है यानी पीछे है, या फिर बीटा से ग्रेटर है, तो बेटा देखना एक्सप्रेशन कैसा करेगा। अल्फा से ग्रेटर है, x अल्फा से ग्रेटर है, यहाँ वो सॉरी अल्फा से स्मॉलर है, तो यहाँ होगा ना। देखना ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है? यहाँ कर रहा है। यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव आई है नेगेटिव? पॉजिटिव। बीटा से आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये ग्राफ है आपका, आपने ये देखा कहाँ कट कर गया और उसकी वैल्यू को प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो कहाँ पर आ रहा है आंसर? पॉजिटिव। आ रहा नहीं आ रहा? तो इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और इसके लिए भी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू बताना क्या होगी? मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? माइनस के डेल्टा अपॉन 4a और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफिनिटी। और इस ग्राफ के लिए चेक करना बेटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है, अब एक्सप्रेशन को आपने किससे डिनोट कर दिया? e से, x² प्लस bx प्लस c। आपको पता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने रूट्स के लिए क्या आंसर देता है? 0। तो इसका मतलब e 0 कब हो जाएगा? किसके लिए हो जाएगा? फॉर x इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा, एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप अल्फा और बीटा के बीच में, जरा सोचना, जरा अल्फा बीटा के बीच में ये ले लो, गलत तो नहीं ले रहा है? बताओ अगर गलत ले रहा हूं तो। अब यहां से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ग्राफ को यहां पर कट कर गया, फिर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ग्राफ को मान लीजिए h पे कट कर गया।
तो ये h पॉजिटिव y की डायरेक्शन में है, नेगेटिव y की डायरेक्शन में। तो अल्फा बीटा के बीच में ले रहा हूं तो कैसा आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव? तो इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। और अगर x बीटा से ज्यादा होता या फिर x अल्फा से कम होता, तो जरा देखिएगा बीटा से ज्यादा है, यहां पर आ गया, ठीक है। अब मैं ग्राफ, अगर आप कहोगे सर ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, क्या ग्राफ को ड्रॉ कट करेगा क्या? तो नीचे ले जाना पड़ेगा ना, नीचे ले जाने के लिए तो ग्राफ को कट करेगा ये। तो इससे जब आंसर यहां प्रोजेक्ट करूंगा मैं, मान लो ये पॉइंट F है, तो ये किस पे आ रहा है, नेगेटिव y एक्सिस पे आ रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो आंसर क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन का, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये सब चीजें जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगी कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। और क्या सोच के ग्राफ ड्रॉ करना है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो ग्राफ x एक्सिस को टच करता हुआ निकलेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेसर है तो x एक्सिस को ग्राफ कहीं पर कट ही नहीं करेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह कट करेगा। फिर आप जब ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तब फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा कि क्या हमारे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है, क्या हमारे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, किस रेंज में आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, किस रेंज में नेगेटिव है। क्लियर हो गया बेटा, कोई कंफ्यूजन? जल्दी नोट कर लीजिए।